तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्पित और आज हमारी फैमिली 10K की हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू सब्सक्राइबिंग चैनल। तो इस वीडियो में मैं पूरी जर्नी बताने वाला हूँ मेरी 60% से लेकर IIT तक मैं कैसे पहुँचा, और लास्ट तक देखना है। इसमें मैं पूरी बुक्स बताने वाला हूँ जो आपको सॉल्व करना चाहिए। अभी 3-4 महीने बच्चे हैं जो 12th में बच्चे हैं उनके लिए। तो आप लोग के बहुत कमेंट्स भी आ रहे थे, तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब मैं 6th क्लास में था। 6th क्लास में मैं बहुत डंप था, मतलब 60-70% वाला बच्चा था। तो ना मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा उम्मीद थी और ना मुझे कि मैं कुछ आगे चल के ऐसा कुछ कर पाऊँगा। तो ठीक है, मैंने नवोदय का पेपर भी नहीं दिया था। हमारे यहाँ मतलब नवोदय का एक स्कूल होता है जिसमें हॉस्टल वगैरह सब कुछ होता है। तो मुझे हॉस्टल में स्टार्टिंग से जाना नहीं था, तो मैंने नवोदय का पेपर भी नहीं दिया था इसी चक्कर में। तो ठीक है, उसके बाद फिर ज़िंदगी अच्छी चल रही थी और बीच में आता है कोरोना। जब मेरा स्कोर थोड़ा अबव हो गया था, अबव 85, तो अच्छा स्कोर चल रहा था उस टाइम पे, और कोरोना आ गया। तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई सब छूट चुकी थी। तो उसी टाइम पे फिर मेरे मामा जी ने एक स्कूल सजेस्ट किया, मतलब 9th के लिए उनने सजेस्ट किया था। तो मैं वहाँ पे गया, तो वो पूरा मतलब बॉयज़ स्कूल था और बॉयज़ हॉस्टल था, और मैं 9-10 2 साल पढ़ा था वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा था, जैसे नोट्स बनाना। सबसे मतलब 11-12 में सबसे काम की चीज़ होती है नोट्स। तो नोट्स बनाना मैंने वहीं पे सीखा था, और 11-12 में सबसे ज़्यादा हेल्प नोट्स नहीं की है मेरी। तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात तो मतलब ध्यान में रख लेना सब कोई। तो वापस आते हैं कहानी पर। तो 9-10 मैंने 2 साल पढ़ा वहाँ पर, और वहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन नहीं था। तो मेरी 10th में फर्स्ट रैंक भी आई थी वहाँ पे। फर्स्ट रैंकर ऐसा पहली बार मैं बना था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मतलब फर्स्ट रैंक वाली फीलिंग मैंने पहली बार ली थी कि फर्स्ट रैंकर को कैसा फील होता है। तो फर्स्ट रैंक में पहली बार वहाँ पे आई थी। तो उसके बाद होती है JEE जर्नी चालू। और बता दूँ पहले कि मैंने 12th के साथ IIT निकाली है। तो ये अलग ही डील है, मतलब वो आपको समझ में आ जाएगा 11th-12th मैंने कैसे पढ़ी है तो सब कुछ। तो 11th में मैंने स्टडीज़ कंटिन्यू की बुरहानपुर से। बुरहानपुर में एक स्कूल है मैक्रोजन अकेडमी करके। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मैंने सिर्फ वही चीज़ क्यों किया। मैं LN भी जा सकता था और कोचिंग वगैरह, तो वो मेरा बस नहीं था। उस पर मेरे पेरेंट्स ने चूज़ किया था और मेरे भैया ने। तो मेरे भैया मेरे से 2 साल बड़े हैं। तो जब मैं 9th में यहाँ पे आया था, मतलब भोपाल गया था, तो वो 11th में बुरहानपुर गए थे और उनने नीट की प्रिपरेशन की थी और अच्छी रैंक निकाली थी। अभी वो गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS कर रहे हैं। तो फिर पेरेंट्स के लिए भी ऑब्वियसली बन गया था कि अब वहीं डालना है, क्योंकि एक बच्चा निकल चुका है अच्छी रैंक से, तो दूसरा भी वहीं से निकलेगा। तो उनको पूरा ट्रस्ट था वहाँ पे, और सब कुछ फिर खाना वाना सब कुछ ठीक ठाक था। और मैं पहले से भी हॉस्टल में रह चुका था, तो उनका तो प्री डिसाइडेड था कि वहीं डालना है 11th में। तो जब मेरी 10th चल रही थी जनवरी के टाइम पे, मैंने वहाँ का एडमिशन टेस्ट दिया और मैं पास हो चुका था। तो जब मेरे बोर्ड्स खत्म हुए, मैं वहाँ पे 1 महीने के लिए गया, और 1 महीने बाद वहाँ पे गर्मियों की छुट्टी होती हैं। तो मतलब अप्रैल में गया था मैं, तो अब पूरे अप्रैल रुका था। उसके बाद फिर 20-25 दिन के लिए घर आया था। तो उस 1 महीने में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, सही बता रहा हूँ। जितना पढ़ा है उन्होंने सब रट लिया था, और जितने वहाँ पे मतलब हर 15 दिन में मॉक टेस्ट होते थे हमारे, तो उसमें मैंने पूरा रट के और उसमें परफॉर्म किया था। और वहाँ पे मतलब बच्चे बैच वाइज बांटे जाते थे कि तुम कितना पढ़ रहे हो, उस हिसाब से तुम्हारे मतलब बैच डिसाइड होगा। टॉपर्स ऊपर बैच में, और जो नीचे पढ़ते जा रहे हैं वो नीचे नीचे नीचे। तो ऐसा कुछ डिसाइड होता था, और मैं 2nd बैच में था उस टाइम पे। टॉपर्स बैच अलग था और मैं उसके नीचे वाले बैच में था। और हाँ, एक बात और, वहाँ पे हर छुट्टियों के बाद सेग्रीगेशन होता था। सेग्रीगेशन मीनिंग वहाँ पे सेक्शन चेंज हो सकता था हर छुट्टियों के बाद। तो इस छुट्टियों में तो मेरा ये गोल था कि मेरे को फर्स्ट सेक्शन में आना है कैसे भी करके। तो मैंने बहुत पढ़ाई की, और मैंने मतलब पढ़ाई तो नहीं की, मैंने बहुत रट्टा मारा, और जितने भी क्वेश्चन थे सब लगा के गया था। तो मतलब ठीक ठाक स्कोर हो गया था, और मैं नीचे से मतलब जस्ट ही बचा था, मैं फर्स्ट सेक्शन में आ चुका था। तो मेरे सेक्शन से 2-3 बच्चे गए थे, जिसमें से मैं एक था। तो फर्स्ट सेक्शन में तो आ चुका था मैं उसके बाद, पर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि आप रटते जाओ, और फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा। और एक बहुत जरूरी टिप मैं देना चाहूँगा 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि स्टार्टिंग से ही शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर देना, क्योंकि लास्ट में नहीं बन पाते हैं। और मेंस के टाइम पे और एडवांस के टाइम पे भी। तो अगर आप अभी 12th में हो या फिर 11th में हो, तो 11th में हो तो अभी भी आपके पास मौका है, अभी आप चालू कर सकते हो बनाना। और अगर आप 12th में हो तो कहीं ऑनलाइन देख लो, या फिर अभी बनाना चालू कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन अभी चालू होने वाला होगा आप लोग का। तो रिवीजन के टाइम पे बना सकते हो, अलग मतलब वो अलग फील हो जाती है। और अगर स्टार्टिंग से बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं, और सब कुछ कि आपने कहाँ क्या लिखा है, और फिर नोट्स भी अच्छे से याद हो जाते हैं। तो एक रूल याद रखना कि आपको जो सुबह पढ़ाया जा रहा है शाम को आके रिवाइज करना है। पूरी 11th में मैंने ये किया था, और 12th में भी, कि मतलब जो सुबह पढ़ा रहे हैं कोचिंग में वो आपको शाम को आके रिवाइज करना है। एनी हाउ रिवाइज होना चाहिए वो आके घर आके। तो वापस आते हैं कहानी पर। तो 11th मेरी इसी समय चली गई, और मेरा स्कोर मतलब कुछ ज़्यादा हाई नहीं था उस टाइम पे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा स्कोर पूरा 180-190 मेंस में इतना अटक चुका था। और एडवांस में तो फिर एडवांस की तो पूछो ही मत, स्टार्टिंग में बहुत गंदे नंबर आते थे। पहला जो एडवांस का मॉक टेस्ट हुआ था उसमें मेरे 7 नंबर आए थे, तो वो बहुत
मतलब बहुत ज़्यादा हॉरेबल था। हाँ, तो मेरा स्कोर 180 पे अटक चुका था और वही मेरा मतलब 2 साल वही चला। मेंस में भी मतलब जो फाइनल मेंस हुआ था जनवरी में, उसमें भी उसके आसपास ही आए थे। तो इट्स नॉट अ बैड स्कोर, अच्छा था और मैंने 99 के ऊपर आ गए थे उस स्कोर में। और हाँ, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी JEE जर्नी में कि आप किसी के गाइडेंस ले रहे हो जो मतलब पहले से पढ़ चुके हैं या फिर जो IIT निकाल चुके हैं या फिर कोई भी नीट में निकाल चुके हैं, तो उसमें भी बहुत हेल्प होती है क्योंकि वो सब उस चीज़ों से गुजर चुके होते हैं कि मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे तैयारी करनी होती है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने होते हैं। तो मेरे जो बड़े भैया थे उन्होंने नीट की प्रिपरेशन की थी और अच्छी रैंक निकाल भी चुके थे, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। पर उनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई क्योंकि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, वो सब चीज़ें हर कोई बता सकता है। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालता है ना, वो हर कोई बता सकता है कि आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और सब कुछ। तो हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अब आते हैं कि वहाँ का रूटीन क्या था। तो वहाँ पे हमें 6 बजे उठना होता था, उसके बाद 6:45 पे ब्रेकफास्ट का टाइम होता था, तो हमें हॉस्टल लीव करना होता था। तो 6:45 पे मैस में, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फिर असेंबली होती थी 15-20 मिनट की, मतलब प्रॉपर स्कूल जैसे ही था। उसके बाद असेंबली के बाद क्लासेस चालू हो जाती थी अराउंड 8 से। तो 8 से लेकर 1:30 तक अराउंड 4 क्लासेस लगती थी, जो कि एक क्लास रहती थी NCERT की और 3 रहती थी, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक मैथ्स की। तो उसके बाद जैसे ही 1:30 पे क्लासेस छूटी थी तो खाने का टाइम हो जाता, तो खाना खाया। उसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारा रेस्ट टाइम होता था। तो रेस्ट टाइम में मतलब आप जाके हॉस्टल जाके सो सकते हो और हॉस्टल में हमको कॉपीज वगैरह ले जाना कुछ अलाउड नहीं था। और एक बात और बहुत जरूरी कि वहाँ पे मोबाइल्स अलाउड नहीं थे, वहाँ पे हमारे पास iPad थे, जो कि मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, देखो। तो वहाँ पे सिर्फ iPads अलाउड थे जिसमें कि आप बुक्स वगैरह वही अपलोड करते थे, नो इंटरनेट नथिंग। तो घर पे भी आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए बात करने के लिए मिलता था संडे को। तो इसी चक्कर में सारे डिस्ट्रैक्शंस हट चुके थे, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ भूल चुके थे हम लोग। ना हमें ट्रेंड से मतलब होता था क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे, क्या यूट्यूब पे चल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो ठीक है, वो अलग जीवन है और अब ये अलग जीवन है। तो हाँ, अगर इतनी मेहनत नहीं करते वहाँ पे तो यहाँ तक पहुँचते भी नहीं। हाँ, तो वापस आते हैं कहानी पर। 4 बजे फिर हमारा होता था स्नैक्स टाइम, स्नैक्स करो और उसके बाद फिर 1 घंटे का स्पोर्ट्स का टाइम होता था। और मैं तो कभी नहीं गया स्पोर्ट्स में, मेरे को पता था कि मेरे को बहुत टाइम लगता है याद वगैरह करने में, तो मैं पढ़ते ही रहता था उस टाइम पे भी। उसके बाद फिर 5 to 7 हमारा डाउट सेशन होता था, जिसमें कि टीचर्स जो हमको क्लासेस में पढ़ाते थे वही नीचे आके डाउट सेशन में बैठते थे और आपको जो भी डाउट है क्लास के या फिर क्वेश्चंस वगैरह तो आप आके पूछ सकते हो वहाँ पे। तो 2 घंटे डाउट सेशन होता था, उसमें भी मैं हफ्ते में एक दो बार ही जाता था क्योंकि क्लास में सारे डाउट डिस्कस हो जाते थे हमारे। उसके बाद फिर 8:45 होता था डिनर किया 15-20 मिनट में, 9:10 पे क्लास पे आके बैठ जाओ और फिर 9:10 से लेकर 11 बजे तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं, पढ़ाई करो बस शांति से। उसके बाद फिर 11 बजे मिल्क टाइम और उसके बाद फिर जाके सो जाओ जिसको सोना है। तो जिसको सोना है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ से 11 बजे के बाद फिर पढ़ाई चालू होती थी, क्योंकि आप 11 बजे के बाद 1 बजे तक आप ओवर टाइम कर सकते थे। तो मैं वहाँ भी करता था और मेरी क्लास के सभी बंदे करते थे, मैं नहीं। तो 1 बजे तक पढ़ो और फिर जाके सो जाओ और फिर 5-6 घंटे की नींद लेके 6 बजे फिर से उठ जाओ, यही रूटीन था। और दोपहर में भी जैसे कि मैंने बताया रेस्ट टाइम था। तो 11th में तो मैं दोपहर में नहीं सोया था, पर हाँ 12th में मेरे को समझ में आ गया था कि बहुत जरूरी है दोपहर में सोना, क्योंकि जब तक आप पावर नैप नहीं लेते हो तो आपका फोकस नहीं बनता है पढ़ाई में। तो मैंने 12th में तो सोना चालू कर दिया था दोपहर में, पर रात को मैं फिर भी ओवर टाइम करता था क्योंकि रात को नींद वगैरह आती नहीं थी इतनी, और नींद भी आती थी तो पढ़ाई होती नहीं थी, तो इसलिए रात को थोड़ी शांति रहती थी तो पढ़ लेता था। और हाँ, एक बात और कि दूसरे जैसे अपन इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको डमी स्कूलिंग लेनी पड़ती है या फिर और कुछ रफड़े कराने पड़ते हैं। पर यहाँ पे क्या था कि हमको CBSE के साथ ये सब चल रहा था, तो एक पीरियड NCERT का लगता था, तो हम तो टॉपर सेक्शन में थे तो हमको वो भी स्किप करा देते थे। और लास्ट में आके जब हमारे NCERT के पेपर्स आए थे तो 15-20 दिन पहले इंग्लिश पढ़ा दी, PE पढ़ा दी, उसमें सब कुछ हो गया था, तो टेंशन की बात नहीं थी वहाँ पे। तो अब मैं कहानी सुनाता हूँ मेरे मार्क्स की। तो जब मैं स्टार्टिंग में मेरे सेक्शन में आया था, मतलब 11th में, तो मेरी रैंक आई थी 36 आउट ऑफ 40, मतलब 36 रैंक आई थी मेरी पूरी क्लास में। तो सबसे पीछे से मेरी फर्स्ट रैंक आई थी और मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड था क्योंकि वैसे ही एक तो पढ़ाई नहीं बनती है और फिर लास्ट रैंक भी आ रही है सेक्शन में। तो फिर थोड़ा भैया ने समझाया, पेरेंट्स ने समझाया, फिर थोड़ा मूड ठीक हुआ और फिर पढ़ना चालू किया। तो वापस से वही हाल 32, 33। तो नेक्स्ट छुट्टियों तक मेरी रैंक 26 तक आ चुकी थी और नेक्स्ट छुट्टियों में फिर से सेग्रीगेशन हो गया और सेक्शन और छोटा हो गया। तो 26 बच्चे करे थे और मेरी 25 रैंक थी। ओवरऑल जो पेपर के मार्क्स लेके वो करते थे क्राइटेरिया था उनका, तो उसमें मेरी 25th रैंक थी। तो मतलब मैं जस्ट बचा था सेक्शन से बाहर होने में। उसके बाद फिर एक और बार सेग्रीगेशन होने वाला था तो मैं 18वें रैंक पे था और 18 बच्चों का सेग्रीगेशन होना था। तो ठीक है, फिर टॉप सेक्शन में टिक गया कैसे तो करके और फिर 12th में 13th रैंक पे आ गया था लास्ट तक। तो ठीक ठाक रैंक आ चुकी थी और अब हाँ फिर मेरे को लगने लगा था कि मैं एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर लूंगा। IIT तो नहीं लग रहा था ऑब्वियसली, मेरे को NIT लग रहा था कि मैं एक अच्छी NIT जा सकता हूँ। तो अब आते हैं सबसे काम की बात पर, मैंने कौन सी बुक्स फॉलो की थी और रिवीजन कब स्टार्ट किया था। शॉर्ट नोट्स कब बनाने स्टार्ट करने होते हैं वो मैं बता चुका हूँ पहले भी, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने होते हैं वो सबसे बड़ी बात। तो स्टार्टिंग में जब मैं 11th में था तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, जैसे बता चुका हूँ मैं पहले भी। तो मैं ऐसा करता था कि जो सुबह हमको पढ़ाया जा रहा है शाम को आधा पौन घंटे बैठ के सब कुछ लिख लेता था एक कॉपी में, मतलब फॉर्मूले वगैरह और जो काम की चीजें लग रही हैं। और स्टार्टिंग के शॉर्ट नोट्स मेरे भी लंबे होते थे कि 4-5 पेज में एक चैप्टर खत्म होता था और लास्ट में आते आते तक वो 2 पेज में हो चुका था। तो मतलब आप एक्सपीरियंस के साथ सीख जाते हो आपको कैसे बनाना है, तो ट्राई करते जाओ। ऐसा नहीं कि पहले में आपने मतलब 6 पेज में बन गए तो अगले दिन से
बना ही नहीं रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग से बनाओ, धीरे धीरे आ जाएगा। तो ये तो हो गई शॉर्ट नोट्स की बात। और PYQs के लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। और अगर आपको बेस्ट चीज़ें चाहिए तो मैं एक एडवाइस करना चाहूँगा, कॉम्पिटिशन वालों ने अभी एक बैच निकाला है जो कि सबसे बड़ी बात फ्री है सबके लिए, ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना कुछ फीस, ना कुछ, सीधा जाओ और यूज़ करो। और उसमें आपको सारे PYQs चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सब डिवाइडेड मिलेंगे, तो ये आपकी पढ़ाई को बहुत आसान बना देगा। और उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उनमें कलर कोडिंग है, जैसे कि क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं ग्रीन, येलो और रेड में। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो। जैसे कि जिस बच्चे के 200 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, अच्छा स्कोर बना हुआ है, तो उसको सीधे टफ क्वेश्चन लगाने चाहिए, क्योंकि ईजी क्वेश्चन सब उससे होने लगे होंगे। और जिसके 150 से लेकर 200 तक आ रहा है उनको मॉडरेट पे फोकस करना चाहिए। और जिसका स्कोर बिलो 150 है तो उनको ग्रीन वाले करने चाहिए। और इनके साथ इनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड हैं और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब आपको PYQs की बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जाओ और यूज करो। और ऐसी चीजें कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता है। तो इनके ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाओ और डाउनलोड करो। और क्वेश्चन लगाने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ कि टाइमर लगाओ 1-1.5 घंटे का, मतलब 1 घंटे का। जैसे आपको फिजिक्स में आपको 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटे का टाइमर लगाओ और 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं उस टाइम में। तो ऐसे किया करो और एक साथ चेक किया करो, कि ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन किया और फिर चेक कर लिया, उसमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन दिख जाता है तो फिर वो सॉल्व करने का मन नहीं करता है। तो वो सब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो एक साथ अपन ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आंसर देके सॉल्यूशन देके। और हम NCERT और PYQs बहुत ज़्यादा जरूरी है मेंस के लिए और एडवांस के लिए भी। और मेंस के लिए तो PYQs बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप और कहीं से क्वेश्चन करो या ना करो, PYQs जरूर करके जाना। सारे मतलब रट जाने चाहिए आपको, क्योंकि मेंस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो पूरे पिछले वाले टाइप पे रिपीटेड आते हैं। तो PYQs तो रटे होने चाहिए मेंस के लिए बिल्कुल। और NCERT भी केमिस्ट्री की स्पेशली। और हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी NCERT पढ़ के गया था स्पेशली मेंस के लिए। तो एडवांस के लिए मैंने नोट्स पढ़े थे। तो इसी समय मेरे कब 2 साल चले गए पता ही नहीं चला। और उसके बाद फिर मेंस दिया फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें मेरे 99.31 परसेंटाइल आए थे। फिर सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 98 कुछ आए थे। तो जैसे कि मेरे पहले में अच्छे मार्क लिए थे मैंने 99 के ऊपर, तो मेरे को फिर टेंशन नहीं थी। और हाँ, बहुत जरूरी टिप है कि आप जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस किया करो, क्योंकि जनरली अप्रैल अटेम्प्ट टफ ही आता है जनवरी अटेम्प्ट से। तो जनवरी अटेम्प्ट पर ज्यादा फोकस करना मेरी एक जनरल एडवाइस है। और हाँ, होता है कि अप्रैल अटेम्प्ट टफ आता है, तो आपका मेन फोकस जनवरी अटेम्प्ट होना चाहिए। और एक और रीजन है कि आप मतलब अगर जनवरी अटेम्प्ट फोकस करते हो और अगर आपके अच्छे आ जाते हैं तो एडवांस में आप अच्छा फोड़ सकते हो, क्योंकि टाइम आपको 2-3 महीने का मिल जाता है उसके बाद एडवांस के लिए। तो मेरी तो ये स्ट्रेटेजी थी, आप और कुछ भी फॉलो कर सकते हो। और रिवीजन मैंने 3-4 महीने पहले चालू किया था मेंस के, तो दिवाली तक हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया और 2-3 महीने में मैंने पूरे नोट्स पढ़े थे पहली बार। उसके बाद फिर शॉर्ट नोट्स से ही पढ़ता था लास्ट तक। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में आप पूरे चैप्टर्स नहीं पलटा सकते। तो लास्ट में सिर्फ 2-3 पेज में आपको कोई चैप्टर अगर भूल रहे हो तो आप 2-3 पेज में उसको कवर कर लोगे पूरा। तो शॉर्ट नोट्स तो बहुत काम की चीज़ है और लास्ट में आके उसकी अहमियत समझ में आती है, स्टार्टिंग में नहीं आती है। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट एडवाइस है, शॉर्ट नोट्स बना ही लेना सब स्टार्टिंग से ही। तो उसके बाद आता है एडवांस का पेपर। और एडवांस में जब मैं दे के आया था तो मेरे को कुछ उम्मीद नहीं थी कुछ होगा, क्योंकि जब मैंने पेपर चेक भी किया था ना तो मेरे बहुत गंदे नंबर आए थे। और इस साल का पेपर ज़्यादा टफ था, तो मेरी किस्मत ही थी जो भी था, मतलब ठीक ठाक रैंक आ गई थी। अब आते हैं रैंक पर। रैंक कितनी आई थी? तो रैंक मेरी आई थी 7000 के आसपास, 7050 कुछ। तो मैं एग्जैक्ट तो भूल चुका हूँ नंबर, पर रैंक मेरी कुछ इतनी आई थी 7000 कुछ। तो ओबीसी में रैंक थी मेरी 1473 और नंबर मेरे आए थे अराउंड 137 या 136। मैं वो नंबर भी भूल चुका हूँ। तो इन नंबरों के साथ तो मैंने रैंक जो एक्सपेक्ट की थी उससे तो बहुत अच्छी आई थी, तो मैं खुश तो था। पर मेरी एक्सपेक्टेड रैंक थी कि मेरी 4-5 हजार के अराउंड आनी चाहिए, पर वो तो अचीव नहीं हो पाई। पर ठीक है, जितनी थी मैं उसमें खुश था। और हाँ, एक बात और, मेरे जो मतलब जहाँ पे मैं पढ़ा था मैक्रोजन एकेडमी से, वहीं से AIR 3 निकला था माजिद हुसैन। तो उसके साथ भी अपन बाद में वीडियो बनाएंगे, तो आप चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करके रख लो, घंटी बजा लो। उसके बाद मैंने 2-3 महीने बहुत मौज मारी घर पे। और फिर आती है जोसा काउंसलिंग। तो 2-3 IITians को बैठा के घर पे, मतलब मेरे रिश्तेदार में 2-3 IITians थे, तो उनको घर पे बुलाया, पूरा उनसे काउंसलिंग की लिस्ट बनवाई, कैसी क्या बननी है। तो उनके अकॉर्डिंग तो इस रैंक पे NIT नहीं लेनी थी, क्योंकि मेरे मेंस में 99.31 परसेंटाइल थे। तो उस पर मेरे को ठीक ठाक NIT मिल रही थी। तो उनका कहना था अगर IIT मिल रही है तो NIT में क्यों जाना है, और सही भी बात थी वो। और हाँ, एक बात और मुझे याद आ रही है कि जब अपन JEE के टाइम में प्रिपेयर करते हैं तो CS और इलेक्ट्रिकल के नीचे कोई सोचता है कि CS मिल रही है मेरे को, गोवा जाऊँगा CS लूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जब काउंसलिंग में बैठते हो ना, जब समझ में आता है कि दूसरी ब्रांचेस का भी क्या वेटेज है। तो उसके बाद फिर मैंने जितने भी लोगों से बात की, 10-15-20 लोगों से, सब ने ये एडवाइस दी कि ब्रांच छोड़ दो और अच्छी IIT जाओ, अच्छा कॉलेज जाओ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो फिर मैंने भी ये डिसाइड किया कि अब ब्रांच नहीं देखनी है, अब मेरे को सीधा जाना है दिल्ली मतलब दिल्ली। और बॉम्बे क्यों नहीं चूज़ किया वो अलग मैटर है। तो मैंने सीधा ऊपर सबकी CS भर के नीचे दिल्ली भर दिया, क्योंकि मेरे को पता था दिल्ली मिलना है, CS तो मिलनी नहीं है वैसे भी किसी की। तो फिर जब मैंने पूरा रैंक वर्सेस ब्रांच चेक किया पिछले सालों का, तो उसमें मेरे को दिल्ली सिविल मिल रही थी और दिल्ली केमिकल 4 ईयर्स और 5 ईयर्स मिल रही थी। तो मैंने केमिकल के ऊपर सिविल प्रीफर किया, वो अलग मैटर है, मैं बाद में किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। और आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। तो जो भी मैंने टिप्स दिए हैं इस वीडियो में उनको नोट कर लो और फॉलो करना है, क्योंकि मैं IIT में आ चुका हूँ और मैं टिप्स दे रहा हूँ। तो नोट कर लो और पढ़ाई करना चालू कर दो, क्योंकि अगले साल तुमको भी यहीं आना है। अगले साल है जो भी, मतलब जिस टाइम पे आप
पेपर दोगे उस टाइम पे, तो सीधा IIT आना है और फिर IIT में आके मिलते हैं। और जो भी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दो। और हाँ, एक फाइनल टिप जो कि बहुत जरूरी टिप है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ हर 15 दिन में मॉक टेस्ट होते थे, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आप हर हफ्ते या हर 15 डेज में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो दो, क्योंकि वो मतलब आपको प्रिपेयर करता है। जब फाइनल पेपर में बैठते हो तो आप मतलब एंजाइटी वगैरह ना हो और कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है सब कुछ सीखते हो उसमें। तो स्टार्टिंग से जब आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, जब ही से मॉक टेस्ट देना चालू कर दो, हर 15 दिन में, हर हफ्ते में, कहीं की भी सीरीज आप उठा सकते हो, वो डिपेंड नहीं करता है। अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए, बस टाइम लगाओ और चालू हो जाओ पेपर देना। और हाँ, JEE मेंस बहुत पास आ रहा है, तो मेहनत करते रहो और मिलते हैं IIT दिल्ली में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।